यस मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ, तो चलो कल का टॉपिक, कल क्वेश्चंस निकाले थे। नमू कोई है, अभी लड़की होगी या लड़का होगा हमें आइडिया नहीं है। उन्होंने हमें एक क्वेश्चन पूछा था कि मैडम वो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड है ना, उसमें क्वेश्चन ऐसा आया है तो हमें किस तरह से लिखना चाहिए। तो वहां पे क्या है, वो क्वेश्चन था कि डिफाइन लीडिंग एंड लैगिंग, है ना ऐसा। तो अगर हम लोग लीडिंग एंड लैगिंग में डेफिनेशन लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो डेफिनेशन में, हाँ वो डेफिनेशन में नम्रता, ओके ठीक है, वो डेफिनेशन में अगर हम वो एंड को लिखते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कौन सा लीडिंग स्टैंड है, 3 to 5 वाला है, और लैगिंग कौन सा 5 to 3 है, तो हमारे मेमोरी में भी वो फिट हो जाता है। वो 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। देखो अभी हमने जो जो टॉपिक पढ़ाया उसको फास्टली 1 or 2 मिनट्स में हम रिवाइज करेंगे। इसमें से कौन सा बोर्ड में आ सकता है, ये मेरा लॉजिक है या मेरा अजम्पशन है ऑन माय बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। तो जब से हम 2002 से जब टीचिंग प्रोफेशन में आए हैं तब से की बात कर रही हूँ, और उसके पहले हमारा एमएससी भी हो गया है। तो कौन सा टॉपिक आ सकता है एग्जाम में, उसका एक अथॉरिटी बन जाती है, टीचर एक अथॉरिटी बनती है, वो बताएगी तो मोस्टली उसके चांसेस 90% हो जाते हैं। 1-8% यहाँ वहां हो जाए, लेकिन 99% बोलेंगे ना तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जनरल इंफॉर्मेशन आया पहला वाला टॉपिक, तो हमें एक नॉलेज के लिए इसको रीड करना चाहिए, वो ध्यान में अपने ब्रेन में ऑटोमेटिकली वो इंफॉर्मेशन भर जाती है। यहाँ पे भी एक जनरल इंफॉर्मेशन करके आएगा। यहाँ पे आ सकता है आपको नॉलेज बेस ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। पर मैडम इसमें क्या आ सकता है, तो इसमें जैसा क्या हुआ, ये तो स्टोरी हो गई ना, तो आप स्टोरी के फॉर्म में किसी को एक्सप्लेन करेंगे तो याद रहेगा। स्मूथ स्ट्रेन कौन सा है, आर स्ट्रेन कौन सा है, वायरुलेंट कौन सा है, नॉन वायरुलेंट कैसा है, उसके कैरेक्टर और किसको किस में डालने से क्या हुआ, वो हमें याद रखना है। ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है, बस उतना ही 2-3 पॉइंट ही हमें याद रखने हैं। फिर उसके बाद अवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी में क्या हुआ कि डीएनए से डीएनए का एक्टिविटी स्टॉप हुआ, और वो कंफर्मेटिव टेस्ट हुआ कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन तो भी सब एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो माउस का ब्लड लिया गया था ना। तो एक्सेप्ट करने के लिए फिर हर्शी एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने कौन से, मतलब इसमें भी यही लाइन में ना गई कि मैडम ने जो डीएनए और डीएनएस कहा है, अगर आप टेक्स्ट बुक लेके बैठते हो ना स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। मुझे तो, मैं आपसे इतने हार्ड टू हार्ड कनेक्ट हो जाती हूँ, मुझे लगता ही नहीं कि मैं मतलब घर पे ऑनलाइन लेक्चर ले रही हूँ करके, मुझे लगता है आई एम इंडिविजुअली सिटिंग विथ यू, सबके साथ बैठी हूँ ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आप भी इस मूड में रहेंगे ना तो आपको भी वो टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप टेक्स्ट बुक लेके बैठोगे तो ज्यादा अच्छा है। तो हर्शी एंड चेज जो एक्सपेरिमेंट है, ये हर्शी एंड चेज का, तो इस हर्शी एंड चेज में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा कि उन्होंने वायरस को यूज किया, लेकिन वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इसलिए उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। और फिर से उस बैक्टीरियोफेज वायरस की एंट्री बैक्टीरिया में होती है। तो हमें वायरस भी नहीं दिखता और बैक्टीरिया भी नहीं दिखता, तो साइंटिस्ट को कैसा दिखा होगा, साइंटिस्ट क्या उसके अंदर गए होंगे क्या, पॉसिबल ही नहीं, नेकेड आइड से दिखता नहीं। तो मैडम उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, तो एक्सपेरिमेंट यूज करने के लिए, जैसे सिग्नल जीपीएस रहता है ना, जीपीएस से कहते हैं क्या, एक जगह से दूसरे जगह पे मोबाइल में जाने के लिए, हम बराबर बोल रहे हैं, वो वर्ड जीपीएस से रहता है, गूगल मैप पे जो दिखाता है उसको क्या बोलते हैं, वो ये होगा ना। तो वो कैसे है, वो अपना जो मेन इनिशिएशन रहता है ना, वो पॉइंट हम दिखाएंगे, हम जहाँ पे है वहां से वहां जहाँ जाना है, वो पॉइंट हमको बाद में मिलेगा, लेकिन हमें पहला हमारा इनिशिएशन मिल जाता है ना। वैसे ही ये वायरस जो है, इस वायरस को एक्टिवेट करके, मतलब उसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप डालते हैं। कल हमने ये इंसिडेंट आपको किस तरह से बताया था, गैस्ट्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी कहो तो भी चलेगा। तो एंडोस्कोपी, स्कोपी मीन्स टू सी, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, समझ में आ रहा है, स्कोप मतलब सी करना, देखना। तो टेलीस्कोप मतलब क्या, टेले मतलब आउटसाइड दी, मतलब एटमॉस्फेयर में, स्काई में देखना। एंडो मतलब इनसाइड देखना, आ रहा है समझ में। माइक्रो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना। तो वैसे ही इस बैक्टीरिया को स्कोप करना है, ये बैक्टीरियोफेज को स्कोप करना है। कैन यू गेटिंग माई पॉइंट, सबको समझ में आ रहा है क्या? जरा बोलते जाएंगे, थोड़ा चैट करते जाएंगे तो समझ में आएगा कि आप सब ऑनलाइन हो करके। ओके
तो ये जो एंडोस्कोपी हमने कहा, मतलब इसके अंदर झांकने के लिए साइंटिस्ट ने क्या यूज किया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो वायरस को यूज किया गया था, उसके अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए को एक बार ट्राई किया, थैंक यू, कहाँ पे ट्राई किया, उसकी आउटर, तो जो डीएनए अंदर गया उसकी मल्टीपल कॉपी हो गई, और उस डीएनए के मल्टीपल कॉपी से बैक्टीरियोफेज बाहर निकले। तो कंफर्म हो गया कि डीएनए ही ऐसा है कि जिसकी वजह से न्यू प्रोजेनी बन रही है, न्यू पॉपुलेशन बन रहा है। तो डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो ये हुआ हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। और फिर ये डायग्राम के वाइज कहा कि ये जो एस आइसोटोप है और पी आइसोटोप, तो फॉस्फोरस प्रोटीन का कंपोनेंट है डीएनए का। तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ, तो यहाँ पे जो भी बैक्टीरियोफेज बाहर रिलीज हो गए यहाँ पे, तो वो लेबल मतलब सब सारे रेडियो एक्टिव हो गए, और यहाँ पे जो थे वो नॉन रेडियो एक्टिव हो गए। फिर उसके बाद जिस डीएनए पैक कैसे होता है, तो हम लोगों ने पैकेजिंग देखा। तो यहाँ पे नॉलेज बेस याद रखना कि उसका लेंथ कितना है, ये कैसा पैक हुआ, फिर उसका डायग्राम दिया है वो। इससे ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन पैकेजिंग कहाँ पे आएगा इंपॉर्टेंट, यूकैरियोट्स। उसमें ये 2 मार्क्स के लिए कोई टीचर डायग्राम डाल सकता है। और ये आपने पहला क्वेश्चन पेपर डाला था ना, उसमें किसी ने डाला भी था, न्यूक्लियोसोम का डायग्राम दो। है, और ये हेट्रोक्रोमेटिन आ जाएगा। तो ऐसे पूरा का पूरा क्रोमोसोम बनता है, तो किसी क्रोमोसोम में हेट्रोक्रोमेटिन बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में होगा, तो वो हेरिडिएटरी काम बहुत लेस करेगा। तो वैसे उसकी अरेंजमेंट कैसे होती है, उस मॉडल को हम लोग आगे नाम देते गए, न्यूक्लियोसोम मॉडल, फिर बीड स्ट्रिंग में आया, बीड स्ट्रिंग के बाद सोलेनाइड हुआ। फिर वो 2 टर्मिनोलॉजी क्लियर हुए हमें, कौन से 2 टर्मिनोलॉजी, तो इसमें इन शॉर्ट 3 पॉइंट आप खुद से निकालो प्लीज। जब हमें ना, हम अपने आप से पढ़ाई करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वो जिंदगी में सबसे ज्यादा काम में आते हैं। प्लीज किसी को कॉपी मत करो, कॉपी करने से हमें याद नहीं होता। तो हाँ मैडम, मैंने ये टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, आप तो सुनते ही नहीं। आप 30 स्टूडेंट्स मेरे लिए डायमंड्स है, वो 30 भी अगर ग्रुप में चैट करेंगे ना, तो बाकी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन का मैंने ये डिफरेंस निकाला है, और ये मैंने डिफरेंस किया है, तो ये मेरे लिए नहीं, अपने लिए आपका स्टडी हो जाएगा। तो पॉइंट भी आपको याद रह जाएंगे। फिर उसके बाद क्या आया नेक्स्ट वन, कल का टॉपिक मेन, डीएनए रिप्लिकेशन। तो डीएनए कैसा रिप्लिकेट होता है, उसके लिए हम यूकैरियोटिक सेल का डीएनए रिप्लिकेशन पढ़े। तो यूकैरियोटिक सेल का डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने क्या देखा, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड कैसा एक्टिवेट हो रहा है वो देखा। तो डीएनए एडेनाइन मोनोफॉस्फेट जो है, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट है, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट है, या तो थाइमिन मोनोफॉस्फेट है, दीज आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं, डीएनए एटीपी, डीएनए जीटीपी, डीएनए सीटीपी, बाय यूजिंग एटीपी। क्या यूज करके, एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, क्या हुआ, फॉस्फोरिलेज। फिर उसके बाद जहां रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा, वो रिप्लिकेशन स्टार्ट होने वाले पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ए इनिशिएशन पॉइंट। तो जहां इनिशिएशन होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ए ओ, दैट इज ओरिजिन। और जहां मेरा इंसुलिन बनना स्टॉप होना चाहिए, तो यहाँ स्टॉप होगा ना, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे टर्मिनेशन। तो कितनी गुड सिस्टम है, इसको कैसे मालूम पड़ता है टर्मिनेट होना, ये हम अभी अभी के टॉपिक में पढ़ेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में, कि मेरा प्रोटीन यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे स्टॉप होता है। तो इतना कोड लेके मेरा इंसुलिन बनने वाला है। तो इतना कोड वो कैसे डिसाइड करता है, उसकी हर एक सेल को कैसे। तो सुनो, आपकी बॉडी में जो जो सेल है, सपोज इंटेस्टाइनल सेल है, विलाई सेल है, अब उस विलाई सेल का फंक्शन क्या है, एब्सॉर्प्शन करना ना। और या तो स्टमक की सेल ले लो, उस सेल का नाम, उसमें से पेक्टिनेज एंजाइम की उसे जरूरत है डाइजेशन के लिए। तो पेक्टिनेज एंजाइम तो हमने और किसी ने खाया नहीं, आपने भी। तो एंजाइम बनाने का काम वो स्टमक की सेल करेगी, और जो प्रोसेस से वो बनेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए प्रोटीन सिंथेसिस। तो उस टाइम उस सेल का रोडोप्सिन काम नहीं करेगा,
क्योंकि उस सेल को आंखों से देखने का काम नहीं दिया गया है, तो वो सेल के पास वो क्रोमोसोम रहेंगे, टोटल 46 क्रोमोसोम रहेंगे स्टमक की सेल पे। लेकिन स्टमक की सेल क्या कहेगी, मुझे माल्टेज एंजाइम बनाना है, मुझे पेक्टिनेज एंजाइम बनाना है। सुनो, अभी आप भी हो, आप लोगों के एग्जांपल से लेते हैं। आप फ्यूचर घर का काम करने वाले हो, आप इन फ्यूचर सब जॉब करने वाले हो, आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, आप में से कोई इंजीनियर बनेगा, आप में से कोई टीचर बनेगा, आप में से कोई पेंटर बनेगा, आप सब में ये क्वालिटी है। लेकिन अभी एक्टिवेट है क्या, अभी नहीं है, अभी आप ओनली स्टडी की एक्टिविटी में हो। तो सेम लाइक दैट, वो सारा इंफॉर्मेशन उस क्रोमोसोम में है, उस सेल में है, लेकिन वो सेल वहां जहां काम कर रही है वहीं पे काम करेगी। जिस इसका छान गुड एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आपको आपकी माइंड में कोई भी चीज, मतलब सपोज आपको रसगुल्ला खाना ज्यादा पसंद है, आप जिसको खाना ज्यादा पसंद है ऐसे समझेंगे, तो यहाँ वहां से आएगा ना, उसका ध्यान कहीं पे भी हो वो पहले खाने की तरफ देखेगा। तो ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि उसका बॉडी का ये सिम्टम है कि इसे बहुत सारी भूख लग रही है और इसे खाना ज्यादा पसंद है। आया समझ में? कोई और रहेगा मस्ती करने वाला, तो सिंसियर सीरियस मैटर में भी मस्ती निकालेगा। आ रहा है समझ में? तो समझ में आता है कि इसका बिहेवियर कहाँ पे है, एंटर मतलब क्या बोलते हैं, एंटरटेनमेंट में है। तो उसने उसी मोड को सिलेक्ट करना चाहिए, एक्चुअली जॉब लेने के लिए वहीं पे जाना चाहिए। तो वैसे पैनक्रियास को काम दिया है इंसुलिन बनाओ, लीवर को काम दिया है डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम बनाओ, स्टमक को दिया है डाइजेस्टिव एंजाइम बनाओ, इंटेस्टाइन को दिया है एब्सॉर्बिंग एंजाइम बनाओ, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बनाओ। तो वो सब बनाने की प्रोसेस को कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। देखो अभी 15 मिनट्स ऑलरेडी हो गए कल के टॉपिक में ही। फिर उसके बाद जब ये डीएनए का ओरिजिन और रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ओरिजिन और टर्मिनेशन डिसाइड होता है, उसके बाद डीएनए जो वाइंड अप हुआ था, जो यहाँ वाइंडिंग है, सपोज ये आगे और वाइंडिंग होगा, ये और वाइंडिंग होगा, तो ये वाइंडिंग होगा, तो ये अनवाइंडिंग हुआ। तो ये अनवाइंडिंग जो प्रोसेस है, दैट अनवाइंडिंग प्रोसेस वी बोला था आपको कि ये जो ब्रेकिंग डाउन होगा फिर से ज्वाइंट हो सकते हैं, रिकॉइलिंग हो सकता है। तो रिकॉइलिंग कैन बी अवॉइडेड बाय सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो इस तरह से दो स्ट्रैंड सेपरेट हो गई, और सेपरेट होने के बाद न्यू स्ट्रैंड बन गई, और जो न्यू स्ट्रैंड बन गई उस न्यू स्ट्रैंड को नाम क्या दिया है बताओ? दैट इज पहले शेप आया वाई शेप, इन्वर्टेड वाई शेप, तो दैट शेप इज कॉल्ड एज अ रिप्लिकेटिंग फॉर्क। और फिर जो न्यू स्ट्रैंड बन रही है वो एक्टिवेशन किससे हो रही है? आरएनए प्राइमर से। वो कौन से एंड पे है? थ्रेड डैश एंड पे। तो देखो यहाँ पे, देखो कल अपने टेक्स्ट बुक में जो मिस्टेक थी डायग्राम में, पर यहाँ पे अब क्लियर हो रहा होगा। कंबाइन विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, थाइमिन कार्डिनिन विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। बट सी ग्वानिन कंबाइन विद किसके साथ सा? साइटोसिन। विद व्हाट हाइड्रोजन बॉन्ड दिया है? देखो 1 2 3 लाइन दिया है ना, तो इसका मतलब ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस तरह से ये कनेक्ट होते हैं, और जो एक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड एज अ टेम्पलेट, और टेम्पलेट में जो स्ट्रैंड बनेगी, सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड विथ फ्री 3 डैश एंड इज कॉल्ड एज अ लीडिंग टेम्पलेट। आ रहा है? जो 3 डैश एंड फ्री है उस टेम्पलेट को नाम दिया है लीडिंग टेम्पलेट, एंड विथ 5 डैश एंड इज कॉल्ड एज ए लैगिंग टेम्पलेट। तो जैसे डीएनए सेपरेट होगा, तो जिस डीएनए के स्ट्रैंड पे 3 डैश रहेगा इधर नीचे, तो दैट इज कॉल्ड एज ए लीडिंग टेम्पलेट, और अपोजिट टू दैट जो 5 डैश एंड रहेगा दैट इज कॉल्ड एज ए लैगिंग टेम्पलेट। अब इस टेम्पलेट पे नई स्ट्रैंड बनेगी, बनेगी मतलब न्यू न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट होंगे, और न्यू न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट होने के बाद वो फ्रेगमेंट्स दोनों जो लैगिंग स्ट्रैंड है, उस लैगिंग स्ट्रैंड में से ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कंबाइन होंगे। किससे कंबाइन होंगे? डीएनए लाइगेज से, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा। तो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बनना मतलब न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, एंड सो दैट रिप्लिकेशन इज कॉल्ड एज ए सेमी कंजर्वेटिव। ओके, ये कल तक का पॉइंट था। फिर उसके बाद अगर आपने घर पे देखा हो, मैडम ने तो सेंट्रल डॉगमा पढ़ाया, ये हमें पढ़ा ही नहीं, आपके माइंड में आया होगा ना। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन का, वो जैसे यहाँ पे बैक्टीरियोफेज रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूज करके किया था ना, वैसे ही रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूज करके मिसाल सन एंड स्टाल, जो साइंटिस्ट है मिसाल सन एंड स्टाल, इन 1958 they referred or performed the experiment of semi-conservative replication.
and that is by using again E. coli bacterium in the medium by using heavy isotope that is N14. कौन सा आइसोटोप यूज किया? N14. तो हमें नॉलेज के बेस पे याद रखना है, सेम एज इट इज N14 जहां जहां घूमेगा उससे उन्हें मालूम हुआ कि ये रिप्लिकेशन ऐसा होता है। अब रिप्लिकेशन क्यों होता है, क्यों जरूरी है? क्योंकि कुछ तो बनाना है। तो मेन सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस जो कहते हैं, वो सेंट्रल डोग्मा में पहला क्या है? डीएनए gives the information to messenger RNA that is for synthesis of new protein and that process is called as a transcription. उस प्रोसेस को नाम क्या दिया? ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि उसने ट्रांसक्राइब कर लिया अपनी लैंग्वेज में। ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए का वास्ट इंफॉर्मेशन, ये ब्लूप्रिंट है समझो। तो ये ब्लूप्रिंट चुरा के लेके आना, समझ में आ रहा है क्या? जो डीएनए बता रहा है वो कौन लेके आता है? मैसेंजर आरएनए। चुरा के क्यों कहा हमने? क्योंकि वो जेल में है, वो अंदर है, डीएनए बाहर नहीं आ सकता। किससे बाहर नहीं आ सकता? न्यूक्लियस से। सपोज ये सेल है और सेल के अंदर क्या रहेगा बताओ? न्यूक्लियस। तो क्रोमोसोम तो अंदर ही है ना, और हमें जो प्रोटीन बनाना है वो सेल के अंदर नहीं बनता। तो प्रोटीन पेजेस दे, प्रोटीन कहाँ पे बनता है फिर? तो प्रोटीन बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। मैं नोटबुक के बैक साइड पहले एक्सप्लेन करती हूँ जब तक वो पेज लेके आएगी। देखो, तो यहाँ पे है सपोज ये सेल, ये सपोज प्लांट सेल है, अभी हमने ड्रॉ किया ओके ठीक। तो ये सपोज प्लांट सेल है। अब ये प्लांट सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को कनेक्ट होके एक सेल ऑर्गेनेल होता है, अगर आप सबको मालूम है तो, दैट इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर 11th का थोड़ा टॉपिक या तो आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा, सो ऑन दैट व्हाट आर प्रेजेंट? राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। सो दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड एज ए RER। RER मतलब कौन सा कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो राइबोसोम है उनका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है डीएनए के पास इंसुलिन बनाने की, वो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म से अंदर जाता है। मैसेंजर आरएनए इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, और फिर साइटोप्लाज्म से लेके आके कॉपी करता है कि डीएनए का ये ऐसा ऐसा है। ये पेपर क्या बोलते हैं उसको? पेपर जो रहता है ना, प्रिंटेड पेपर, उसकी कॉपी। जैसे बोर्ड में कैसे पेपर छाप के लेके आते हैं, मतलब कोई क्या बोलते हैं उसको? कॉपी बोलेंगे, तो हमारा बोर्ड का पेपर कैंसिल हो जाता है। उस तरह से कि ये आरएनए वहां से वो कॉपी करके लेके आता है। लेकिन ये जरूरी है यहाँ पे, नहीं तो सेल की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए mRNA साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाता है, और न्यूक्लियस में जाके ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए के, इसलिए उसका नाम दिया आरएनए प्राइमर। ये जो 3' एंड था और यहाँ पे कौन सा एंड था? 5'। यहाँ पे ऊपर mRNA धीरे 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 रीड करता जाता है। सपोज यहाँ पे एडेनिन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ये थायमिन लेगा, यहाँ पे ग्वानिन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन लेगा। तो यहाँ पे साइटोसिन लेगा, ये ग्वानिन है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेगा थायमिन। तो इस तरह से ये रीडिंग करता जाएगा, और दैट मैसेज इज कॉल्ड एज ए कॉपी। उस मैसेज को क्या कहेंगे? कॉपी। अब कहाँ से कॉपी हुआ? वो डीएनए से। किसने कॉपी करके लिया? mRNA। mRNA मतलब किसने? मैसेंजर आरएनए। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए ट्रांसक्रिप्शन। उस प्रोसेस को नाम क्या दिया? ट्रांसक्रिप्शन। अब नाउ mRNA2 कहाँ चला जाता है? पॉलीपेप्टाइड। तो चेन ऑफ एमिनो एसिड बनती है, और चेन ऑफ एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड इन फ्यूचर इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए ट्रांसलेशन। उस प्रोसेस को नाम क्या दिया है? ट्रांसलेशन। सो दिस इज मेन सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल थीम ऑफ व्हाट सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का मेन थीम है। तो ये कहाँ से कहाँ होता है? यहाँ से न्यूक्लियोप्लाज्म से जाता है, फिर वो साइटोप्लाज्म में आएगा। हाँ, तो ये यहाँ पे कैसे होगा वो बताती हूँ आपको। ये mRNA है ना, वो राइबोसोम्स के ऊपर आ जाता है। ये सपोज राइबोसोम है, 1 हैव अ 30S साइट, वो आगे आएगा 50S। इसके ऊपर mRNA ऐसा जाएगा, और वो कोड लेके आया ना, अपने क्या कोड लिया था? TCA।
तो यहाँ पे रहेगा TCA, फिर आगे रहेगा A, जितना भी हमें इंसुलिन के लिए जरूरी था, तो इंसुलिन के लिए जरूरी था वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे टर्मिनेशन होगा UAA। तो टर्मिनेटिंग कोड रहता है, वो बीच में गैप दिखाता है, दैट इज कॉल्ड एज ए UAA, UGA एंड UAG। ये तीन ही कोड रहते हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पे आपको प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप करना है। बाय चांस UAA रहेगा या तो UGA रहेगा या तो UAG रहेगा। यू मतलब यूरासिल, थायमिन के जगह RNA है ना, तो RNA रिप्लेस करता है। जैसे समझो, मैं आगे पढ़ाऊंगी। अब ये जो है ना, ये ट्रांसलेट करके एक एक प्रोटीन को लेके आते, और सॉरी एक एक एमिनो एसिड को लेके आते, और एमिनो एसिड का चेन बनता जाता है। जितने भी एमिनो एसिड यहाँ रहेंगे ना, उनका चेन बनेगा, और चेन ऑफ एमिनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। सपोज इंसुलिन प्रोटीन है तो वो इंसुलिन बनेगा। इससे कहते हैं, देखो कभी कभी बोलना कितना इजी है ना, इजी है, मैडम बता देती है, DNA इज कन्वर्टेड इनटू mRNA इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन, और mRNA इज कन्वर्टेड इनटू पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलेशन। तो भी आप सामने नहीं है, मैं बहुत फास्टली पढ़ा रही हूँ, कि आप बाद में यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया है सेंट्रल डोग्मा। अब सेंट्रल डोग्मा कैसे होता है, देखो वहां पे उन्होंने रिवर्स भी कहा है। तो मैसेंजर RNA का मैसेज कहाँ पे जाएगा, फिर से DNA की तरफ। तो देयर दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वो भी हो रहा है। तो आगे आएगा, मेन थीम याद रखना आप लोग, कौन सा, सेंट्रल डोग्मा प्रोटीन, सेंट्रल थीम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जहाँ पे DNA give the information to mRNA and mRNA carries it for protein synthesis by ribosomes। वो कौन करते हैं, राइबोसोम्स करेंगे, और प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्म होना मतलब चेन ऑफ एमिनो एसिड, दैट इज कॉल्ड एज ए पॉलीपेप्टाइड। अब आगे का कंसेप्ट लेते हैं, देखो आगे क्या दिया है, आगे दिया है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। पहले ट्रांसक्रिप्शन, और फिर उसके बाद क्या है, ट्रांसक्रिप्शन के यूनिट्स क्या है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट पूरा ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ही है, ये पूरा का पूरा पेज। फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए जो कोड जरूरी है, तो ये बीच में हम बाद में पढ़ेंगे जेनेटिक कोड। ट्रांसक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे है देखो, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, तो प्रोटीन सिंथेसिस। तो हम दो कंसेप्ट पहले पढ़ लेंगे, कौन सी पहले पढ़ लेंगे, फर्स्ट वन इज ट्रांसक्रिप्शन, पेज नंबर 78 पे है। तो 78 पे फुल ट्रांसक्रिप्शन है, फिर ये भी ट्रांसक्रिप्शन है, फिर यहाँ पे जेनेटिक कोड, ये एक न्यू टॉपिक है, ये दो पेज पे ये भी जेनेटिक कोड का इंफॉर्मेशन है, और फिर है ट्रांसलेशन। तो हम एक साथ पहले दो कंसेप्ट पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन और कौन सा, ट्रांसलेशन। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। हमारा नोटबुक होगा आपके पास, मतलब आपने नोट्स लिखे होंगे, तो वो भी देखते जाओ, और टेक्स्ट बुक में भी पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे हम आए हैं सेंट्रल डोग्मा, कल ये कंसेप्ट हुआ था, सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, अगर आपको याद हो तो। DNA converted into, DNA carries the information to messenger RNA, that is transcription, and from mRNA polypeptides are formed, that process is called as a translation। देखो बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इसमें क्या आएगा वो कल पढ़ाएंगे, बोर्ड में किस तरह से टॉपिक आएंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन मीन्स इन दिस प्रोसेस द इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन जो स्ट्रैंड है, दैट वन स्ट्रैंड ऑफ DNA इज कॉपीड। ट्रांसक्रिप्ट जैसे 3' एंड में, मैंने अभी ये कहा था आपको कि 3' एंड वो वहां पे 5' रहेगा ना, दिस इज कॉल्ड एज अ लीडिंग स्ट्रैंड, या तो लीडिंग टेम्पलेट बोलेंगे तो भी चलेगा, टेम्पलेट के अंदर स्ट्रैंड था ना। तो in this process the information is only one strand of DNA is copied into RNA। वो कहाँ पे कॉपी होती है, RNA से। ट्रांसक्रिप्शन occurs in, कहाँ पे होता है, in a nucleus during what phase, G1 and G2 phase of cell cycle। तो हमने कल परसों आपको सेल साइकिल बताया था, यहाँ पे M फेज होता है माइटोसिस, यहाँ पे होता है G1 फेज, यहाँ पे होता है S फेज, और ये फेज को G2 कहते हैं। एक साइकिल है, जैसे हमारा बर्थ डेथ साइकिल है ना, ग्रोथ, वैसे ये साइकिल है लाइफ का, सेल का साइकिल है। और सेल के ये G1 और G2 फेज में कौन सी प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन। DNA हैज, जहाँ पे वो प्रोसेस स्टार्ट होती है प्रमोटिंग एजेंट से,
एंड दैट इज कॉल्ड एज ए प्रमोटर, जैसे आरएनए प्राइमर है। एंड टर्मिनेटर साइट, तो टर्मिनेटर साइट हमने अभी बोला था यूएए कोड रहता है, वो उससे वो प्रोसेस स्टॉप होती है, डीएनए कॉपी करने नहीं देता। तो डीएनए हैज अ प्रमोटर एंड टर्मिनेटर साइट। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स एट, जहां पे स्टार्ट होता है दैट साइट इज ऑलवेज कॉल्ड एज ए प्रमोटर। जहां पे डीएनए से इंफॉर्मेशन रीडिंग स्टार्ट होगी, दैट इन रीडिंग इज कॉल्ड एज ए प्रमोटर साइट। एंड स्टॉपिंग, जहां पे रीडिंग प्रोसेस स्टॉप होगी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए टर्मिनेटर साइट। अब ये मेन प्रोसेस आपको समझ में है। अब ट्रांसक्रिप्शन जो है उसमें 3 प्रोसेस होते हैं। जहां पे इनिशिएशन हो रहा है ना प्रमोटर साइट से, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए इनिशिएशन। जैसे सपोज ये डीएनए का ये एक स्ट्रैंड है और यहाँ पे इनिशिएशन है इस एंड में 3' एंड में, और यहाँ पे टर्मिनेशन है 5' एंड में। तो बीच में जो स्ट्रैंड है वो रीड करता जाएगा ना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए इलॉन्गनेशन। उस प्रोसेस को नाम क्या देंगे? इलॉन्गनेशन। तो पहले जहां पे स्टार्ट होगी बाय प्रमोटर से, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज ए इनिशिएशन, ओके। और जहां से लॉन्ग होगा दैट इज कॉल्ड एज ए इलॉन्गनेशन। एंड थर्ड वन जहां स्टॉप होगी दैट इज कॉल्ड एज ए टर्मिनेशन। तो इट कंसिस्ट ऑफ, पहले जो साइट है जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज ए प्रमोटर, जहां स्टार्ट हो रहा है वो प्रमोटर है। एंड जो स्ट्रक्चरल बीच में जो जीन्स है जिससे हमें पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना है, दैट इज स्ट्रक्चरल जीन। एंड जहां एंड हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज ए टर्मिनेटर। तो पहला एक्टिवेट करने वाला, इनिशिएट करने वाला प्रमोटर, इलॉन्गनेट करने वाला स्ट्रक्चरल जीन, और टर्मिनेट करने वाला ए टर्मिनेटर, मतलब टर्मिनेट कर रहा है। प्रमोटर इज लोकेटेड एट 5' end of structural gene, that is upstream। तो यहाँ पे जो डीएनए का स्ट्रैंड है, अभी यहाँ पे डायग्राम में तो यहाँ पे देखो ये 3' end to 5' end, ये क्या हुआ बताओ? टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ओके। जो न्यू प्रमोट हो रहा है तो उसका एंड क्या आया? देखो डायग्राम में देखना, 5' end है प्रमोटर। जो सिंथेसाइज हो रहा है दैट इज स्ट्रक्चरल जीन, दैट इज कॉल्ड एज ए कोडिंग स्ट्रैंड। एंड जहां एंड हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज ए टर्मिनेटर। तो हमारा पहला टेम्पलेट था, टेम्पलेट पे वो बन रहा है, भले वो ऊपर से बनाओ नहीं तो नीचे से बनाओ, लेकिन वो बनाएगा तो वो पहला एंड क्या लेगा? अपना 5' एंड, और उसका एंडिंग जो आएगा दैट एंड इज कॉल्ड एज ए 3' एंड। क्लियर हो रहा है? तो 5' एंड पे प्रमोटर स्टार्ट होगा और 3' एंड पे टर्मिनेटर एंड होगा। ये किसका है? ये जो है नीचे वाला, ये आरएनए का है। ये जो पहला है वो टेम्पलेट का है, टेम्पलेट के ऊपर वो सिंथेसाइज हो रहा है ना, तो 3' का कॉम्प्लीमेंट्री लेता है, 3' का अपोजिट लेता है। तो देखो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, प्रमोटर के बारे में एक्सप्लेनेशन हुआ। फिर उसके बाद किसके बारे में हुआ? स्ट्रक्चरल जीन के बारे में। स्ट्रक्चरल जीन के बारे के बाद ये एंड के बारे में क्लियर हुआ, 5' और कौन सा एंड आया? 3'। एंड टर्मिनेटर इज ऑलवेज, तो यहाँ पे हमने 3' पे लिया था ना, तो इसलिए इसका टर्मिनेटर कहाँ पे रहेगा? ऑलवेज एट द लोकेटेड एट 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए डाउनस्ट्रीम। तो क्लियर हो रहा है? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मतलब कुछ नहीं, लीडिंग स्ट्रैंड जो है, लीडिंग टेम्पलेट जो है, उस टेम्पलेट के एंड को नाम दिया था हमने, कहां से स्टार्ट किया था? 3'। याद करो अगर याद आ रहा हो तो अच्छे से। देखो ये एंड है, सपोज ये एंड को क्या नाम दिया? 3'। ये एंड क्या है? 5'। यहाँ पे आरएनए बन रहा है तो दिस एंड इज कॉल्ड एज ए 5'। तो इस एंड को हमने क्या नाम दिया? 3'। इतना याद रखना। तो दिस 5' एंड जो हमने कहा है दैट इज टर्मिनेटर इज लोकेटेड एट, तो टर्मिनेटर यहाँ पे लोकेटेड रहता है, दैट एंड इज कॉल्ड एज ए 3' एंड, एंड दैट 3' एंड इज कॉल्ड एज ए डाउन, मतलब एंडिंग वाला, so that is called as a downstream and it defines the end of, वो क्या डिफाइन करेगा? प्रोसेस एंड होगा। तो इसलिए 5' एंड जो स्टार्ट हो रहा है, सो दैट स्ट्रीम इज कॉल्ड एज ए अपस्ट्रीम, उस प्रोसेस को नाम दिया है अपस्ट्रीम। और जहां पे वो स्टॉप होता है दैट स्ट्रीम इज कॉल्ड एज ए डाउनस्ट्रीम। तो आप इतना याद रखना, 5' एंड को कहा जाएगा अपस्ट्रीम
ऑफ कौन से स्ट्रैंड का, जो आरएनए की स्ट्रैंड बनेगी, जो स्ट्रक्चरल जीन बनाएगी उसको। तो ये 5' एंड को हम कहेंगे प्रमोटर, प्रमोटर एट अपस्ट्रीम एंड, बीच में जो डीएनए के कोड कॉपी करेगा, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो कॉपी करेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल जीन। और जहां पे टर्मिनेशन स्टॉप होगा, एंडिंग होगा, सो दैट स्ट्रीम इज कॉल्ड एज ए डाउन स्ट्रीम। क्लियर हुआ सबको? कैन यू गेटिंग माई पॉइंट? इतना बताओ मुझे समझ में आया क्या? क्योंकि हमने बहुत जनों से सुना है कि नहीं समझा टॉपिक, ये सब क्लियर हो रहा है? हम क्या बताना चाह रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। कैन ऑल ऑफ यू गेटिंग टिल दिस डायग्राम? सबको समझ में आ रहा है क्या? हमें बोलो। हाँ, यस, ओके सफा, हाँ थैंक यू। और बाकी लोग नहीं है क्या? ऑनलाइन है क्या? हम देखें कितने जन है। 27 हो, ओके। गणेश, ईश्वरी, तुम्ही चॅट थोडस करा गर्ल्स. आपल्याला एक 5 मिनिटं एक्स्ट्रा गेले तरी चालतील, पण आपल्याला सगळ्यांना हे समजलं पाहिजे. कृषिका, ओके, हा. नम्रता, हाँ समझते हैं. नेहा, राज, रिद्धि, सागर, ओके, ठाना, साक्षी, शानदार, श्रेया, ओके. हाँ, मतलब यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ ऐसा मैं समझू? ओके ना? इसमें से अब मैडम बोर्ड में क्या आ सकता है? इसमें से कोई कंसेप्ट नहीं आएगी, बस इस कंसेप्ट में से क्वेश्चंस क्या निकलेंगे वो हम लेते हैं. पहले ये पॉइंट तो कंप्लीट क्लियर हो जाए आप सबके. तो सबको क्लियर हुआ प्रमोटर साइट कौन सा कहना है हमको, स्ट्रक्चरल कौन सा कहना है. अब प्रमोटर इज लोकेटेड एट क्या कहा था, 5' एंड, दैट इज अपस्ट्रीम, एंड आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू स्पेसिफिक प्रमोटर. तो कोई भी एक्टिविटी करने के लिए टीचर, देखो अभी हमने आपकी कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारी, बस हम आपका नाम ले रहे हैं, वही छोटी सी इन्वॉल्वमेंट है. आपको किसी को भी फेस से नहीं जानते. आई एम रियली 4 बच्चों को छोड़ के हम किसी को भी नहीं जानते, लेकिन बाय हार्ट हम आपसे कनेक्ट हुए ना. तो बाय हार्ट जो कनेक्शन है, जो इनविजिबल है, दैट इज एक्ट एज अ कैटलिस्ट. एंड नाउ हियर दैट कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज. वो आरएनए पॉलीमरेज एक्टिवेट करता है आरएनए के स्पेसिफिक एंड को, एंड दैट स्पेसिफिक एंड इज कॉल्ड एज ए प्रमोटर. उसको बराबर मालूम पड़ता है. आपको कैसे बराबर मालूम पड़ता है? 1 बज गया, अभी हमको बायो का लेक्चर होगा. सेम स्ट्रक्चरल जीन, द 2 strands ऑफ डीएनए हैव अपोजिट पोलैरिटी. तो हमने बोला स्ट्रक्चरल डीएनए के स्ट्रैंड कौन से है, लीडिंग एंड लैगिंग. ये आपको सबको बहुत बार क्लियर किया मैंने. वो कैसे अपोजिट आती है ना, वो भी मैं बताऊंगी. 1 is 3', यहाँ पे जो उसका एंड रहेगा वो 5', वो एक ही स्ट्रैंड है. उसकी दूसरी जो स्ट्रैंड है 1 is 5', उसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ होगा 3'. जैसे हमने बोला था रेलवे ट्रैक, ट्रैक के ये 2 रास्ते हैं, तो एक 3' से रहेगा तो उसका दूसरा 5'. ये केमिस्ट्री है एक्चुअली. और ये 5' है तो ये 3'. जहां पे अल्कोहल ग्रुप कनेक्ट होता है ना, वो एंड एक्चुअली 3' होता है. वो आएगा आपको, इस टॉपिक में नहीं है. अगर आपको 12 का ओल्ड बुक मिलेगा ना, उसमें भी मिलेगा आपको. तो स्ट्रक्चरल जीन्स, दैट इज 2 strands ऑफ डीएनए हैव अपोजिट पोलैरिटी. तो डीएनए की पहली स्ट्रैंड क्या रहेगी, 5' to 3' पोलैरिटी, एक्ट एज अ कोडिंग स्ट्रैंड. तो एक्चुअली कैसे मैडम डीएनए की ये कोडिंग होती है? मस्त टॉपिक है ना. देखो अभी कितना मिनट बाकी है हमें नहीं मालूम. डीएनए कैसे कॉपी हुआ, अब मुझे बताओ. ये एंड कौन सा था बताओ, 5'. ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ था, 3'. ये क्लियर हो रहा है सबको? ये एक स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड को मैं क्या नाम दूं बताओ, 5' to 3' है, तो इसे मैं क्या कहूं, व्हाट दिस टेम्पलेट इज कॉल्ड एज ए. कोई आंसर करेगा मुझे? 5' to 3', जहां पे मुझे प्रोटीन सिंथेसिस करवाना है, इस स्ट्रैंड को हम क्या नाम देंगे? हाँ कोशिश करो. दिस इज कॉल्ड एज ए लीडिंग टेम्पलेट. इसे क्या नाम दिया बताओ, लीडिंग टेम्पलेट. शाबाश. ओके, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो रहेगा वो स्ट्रैंड क्या रहेगी? हाँ बोलो. दैट स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज ए 3'. उस स्ट्रैंड का नाम बताओ, आप टाइप कर सकते हैं. व्हाट दैट स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज ए, हाँ लैगिंग हुआ. अब हमने क्या कहा था, इस डीएनए पे एडेनिन होगा. हाँ, तो जो आरएनए एमआरएनए बन रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे क्या रहेगा? कोई बोलेगा मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा?
एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आता है? एडेनिन किसके साथ पेयर होता है? लास्ट 1 मिनट, किसके साथ पेयर होता है बोलो? थायमिन के साथ। एडेनिन किसके साथ पेयर होता है? थायमिन। ओके, तो हम थायमिन की जगह यहाँ यूरासिल लिखेंगे। सपोज यहाँ ग्वानिन है, तो ग्वानिन किसके साथ पेयर होगा? फास्टली प्लीज ऑल ऑफ यू गिव मी द आंसर। ग्वानिन किसके साथ पेयर होगा? साइटोसिन। शाबाश। अब मुझे बताओ, यहाँ ए है तो यहाँ नेचुरल है, ये क्या रहेगा? टी रहेगा ना? गिव मी द आंसर। यहाँ पे ए तो यहाँ क्या रहेगा? टी। यहाँ जी है तो यहाँ क्या रहेगा? व्हाट हियर शुड बी? सी होगा। यस, तो दिस स्टैंड इज एक्चुअली कोडिंग, क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री ले रहा है। देखो यहाँ पे UCA, सो दिस स्टैंड इज कॉल्ड एज